कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए सरसराती हुई एक गाड़ी मुर्दाघर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधे मुर्दाघर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दाघर का इंचार्ज भी था, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। नशे में धुत इंचार्ज बोला, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। यह सुनकर इंस्पेक्टर गुस्सा करता हुआ बोला, अबे ओए, पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है तू? उनका बच्चा मरा है। इंचार्ज ने कहा, साहब यहाँ रोज किसी ना किसी का कोई ना कोई मरता है, किसका ख्याल रखूं? इंस्पेक्टर गुस्से से, चल तू साइड हट यार। इंस्पेक्टर ने उस आदमी और औरत से कहा, माफ़ कीजिएगा, आप इधर आइए। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगते हुए उन्हें सफ़ेद चादर से ढकी लाश के पास ले गया। प्रियंका उस लाश के पास जाकर बोली, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दाघर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया है। ये कैसा मजाक चल रहा है? हमने हमारे विक्रम को तो अभी एक हफ्ते पहले ही हॉस्टल छोड़कर आए थे। वो कितना खुश था वहाँ। अब यूँ यहाँ मुर्दाघर में क्या करने आए हम? मोहन, प्रियंका का पति, प्रियंका को संभालते हुए बोला, प्रियंका संभालो अपने आप को। इन्होंने बस चेहरा पहचानने के लिए ही बुलाया है, तुम चिंता मत करो। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे की लाश देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर न जाने क्यों मोहन को क्या सूझा, वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए बोला, बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ, वरना मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। मोहन के बदतमीजी पर उतर आने के बाद उस इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने मोहन के हाथों को झटकते हुए कहा, होश में रहकर जबान खोलिए मोहन खन्ना। मैं आपके टुकड़े पर पड़ने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको बता देता कि खड़े खड़े और भी क्या क्या कर सकता हूँ मैं। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई थी। प्रियंका रोते हुए बोली, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या है वहाँ? उसी वक्त नशे में धुत इंचार्ज बोला, मौत का तांडव है वहाँ। ये कोई पहली लाश नहीं है जो वहाँ से आई है। पहले भी कई मौतें हो चुकी है वहाँ, पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की उसे भी मौत ही आई। इंस्पेक्टर ये सुनकर बोला, खन्ना सर, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन सभी को सलाखों के पीछे पहुँचा कर ही दम लूँगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। इंचार्ज ये सुनकर हंसता हुआ बोला, जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश। बाकी समझदार लोग तो दूरी रहते हैं वहाँ से। इतना कहता हुआ मुर्दाघर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को ये चुनौती भी दे गया, वो क्या कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान ही बैठा था कि वो अब सच का पता लगाकर ही रहेगा। इसीलिए वो अगले ही दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंचा। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसे बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूँ खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वो भी खन्ना जैसे लोग? हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। रोहित हॉस्टल में जा ही रहा था कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। कहाँ चले बाबू? रोहित ने कहा, हॉस्टल में एडमिशन लेना है।
चौकीदार बोला। एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता। क्या क्या दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता? क्यों? रोहित ने पूछा। अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है। क्या, क्यों, कैसे, ज़्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ, चौकीदार ने कहा। अजीब नियम कानून है यहाँ पर, रोहित ने बोला। रोहित ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, इतने में वो चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसीलिए वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, पर वहाँ कोई हलचल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी, लेकिन हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। रोहित को अभी यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। कहाँ जा रहे हो बाबू, अंदर आओ, एडमिशन नहीं लोगे? चौकीदार ने कहा। रोहित को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर गया था। पर रोहित तो पूरे दिन बाहर बैठा था, फिर वो चौकीदार अंदर कब गया? ज़्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है ना तो अंदर आ जाओ, चौकीदार ने कहा। रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो रोहित ये देखकर तंग था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, उसके हर कमरे में लाइट जल रही थी और खिड़कियों से परछाइयाँ साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई ना कोई है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल है जहाँ दिन में कोई नहीं और रात में इतनी हलचल? हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगाए एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान बैठा था। चौकीदार ने कहा, साहब ये बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं चलता हूँ दरवाजे पर, आप देख लेना। रिसेप्शन पर बैठे हुए उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी। रोहित कुछ पूछने को हुआ ही था, उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया जहां रूल्स बोर्ड लगा हुआ था। रोहित रूल बोर्ड के पास पहुंच गया। पहले रूल को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। उस बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई किसी से भी बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। दूसरा ये कि भूल कर भी किसी के कमरे में न जाए और ना ही किसी को आने दे। तीसरा ये कि एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर न निकले। ये रूल्स पढ़ते हुए रोहित ने कहा, ये कैसे रूल्स है? जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहां कोई नहीं था। नहीं दूर मेन गेट पर चौकीदार और नहीं रिसेप्शन पर वो आदमी। रोहित बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे जैसे वहां कोई रहता ही न हो। फिर वो अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रखकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई और रोहित उसी चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। हॉस्टल की लाइटें अब पहले की तरह शांत नहीं थी, बल्कि थरथरा रही थी। इधर रोहित ये सोचकर हैरान था कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे था, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे को खोलने के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए रोहित खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। भाई मैं रोहित, इस हॉस्टल में नया आया हूं, जरा दरवाजा खोलो, रोहित ने कहा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रोहित तीसरे फ्लैट के सभी कमरों के दरवाजे को आजमा लेता है, कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। फिर अंत में वो एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता है जैसे कोई आग लगी हो
जमीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहित उल्टे पांव बाहर निकल ही रहा था, तभी देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिन कमरों में दस्तक देने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, अब हर कमरे से दरवाज़ा खोलने को अंदर से कोई चीख रहा था, मदद मांग रहा था कि दरवाज़ा खोलो। अंदर आग लगी थी पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। रोहित ने जैसे ही एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी आग की एक लपट उसकी तरफ बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। रोहित अपने शरीर पर लगी आग की लपटों को बुझाते हुए ऐसे घबराया कि वह सीढ़ियों तक पहुंच गया और उसे पता भी नहीं चला। और तभी वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। उसके कपड़ों पर लगी वो आग बुझ गई, पर अब वो पूरी तरह घायल हो गया था। दर्द से कराहते हुए उठ ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस चौकीदार पर पड़ी और वो उसी की तरफ बढ़ गया। रोहित ने उसे आवाज़ भी दी, पर वो पीछे ही नहीं मुड़ा, बस भूत बने आग को देखता ही रहा था। और उसके आगे उस रिसेप्शन वाले आदमी की आधी जली लाश पड़ी थी। रोहित ने कहा, चाचा क्या हो रहा है यहाँ? और ये आग यहाँ कैसे लगी? और उन्हें क्या हुआ? अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुला रहे आप? चौकीदार ने डरावनी आवाज में कहा, मदद के लिए बहुत देर हो गई है बाबू। अब तो ये आग रोज चुभन बनकर सीने में जलती है। इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा और रोहित के होश उड़ गए, क्योंकि वो बुरी तरह जल चुका था। अरे ये क्या हुआ आपको? यहाँ से निकलिए और हॉस्पिटल चलते हैं, रोहित ने कहा। बाबू, मुर्दों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, चौकीदार ने कहा। मतलब? रोहित ने पूछा। मतलब जानना है बाबू? तो ये देखिए फिर। इतना कहते ही चौकीदार रोहित को गिरेबान से पकड़कर उसे कॉरिडोर की सबसे आखिरी दीवार पर सटा देता है और फिर हर कमरे में से लाशें किसी ज़ॉम्बी की तरह बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगी। पर रोहित दीवार से ऐसे चिपक गया था कि हिल ही नहीं पा रहा था। रोहित ने डरते हुए कहा, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसे तुमने कल मारा था। चौकीदार रोते हुए बोला, क्यों छोड़ता बाबू, क्यों छोड़ता? बताइए, जब हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही था। बात दरअसल करीब 6 साल पहले की है, जब इस इलाके में सिर्फ एक ही हॉस्टल था, विक्टोरिया हॉस्टल। काफ़ी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देखते हुए किसी और ने भी यहाँ एक नया हॉस्टल खोला, जिसका नाम भी विक्टोरिया हॉस्टल रख लिया था। ये देखकर जब पुराने विक्टोरिया वालों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल से आपको सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर विक्टोरिया हॉस्टल वाले निश्चित हो गए। उन्होंने सोचा वो शायद हॉस्टल का नाम बदलकर कुछ और कर देंगे। ये जो भी होगा वो अगली सुबह पता चल ही जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई और उसी रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेने आया। रिसेप्शन से उसे कमरा नंबर 307 दे दिया। इस बात से अनजान कि ये लड़का नया हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिसने आधी रात में सबसे पहले हॉस्टल को सभी कमरों को बाहर से बंद कर दिया और फिर पूरे हॉस्टल में आग लगा दी, जिसे वार्डन और चौकीदार भी नहीं रोक पाए और सब उस आग में झुलस कर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक विक्टोरिया हॉस्टल दिखेगा। इसका मतलब ये होगा, तब से लेकर आज तक जो भी रात को विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकलता है, उन्हें यही विक्टोरिया हॉस्टल मिलता है और बदले में मिलती है उसे मौत। क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल में जिसने आग लगाई थी वो तो बचकर निकल गया, इसीलिए रात को जो भी यहाँ आता है वही विक्टोरिया हॉस्टल में मरे लोगों की नज़र में हत्यारा बन जाता है। ऐसे में इंस्पेक्टर रोहित का क्या हुआ होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना?